गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक पहुँच सकते हैं जब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। इस टेस्ट का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा नाइट तक। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं चलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में इंस्टॉल कर लीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है यूपी पीसीएस के लिए, उसका एक छोटा सा, ठीक है, पेड ग्रुप हमने चलाया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फुल टेस्ट मिलेगा। 150 क्वेश्चन होंगे, जैसे एग्ज़ाम में होते हैं वैसे ही, विथ एक्सप्लेनेशन। छोटा सा उसका अमाउंट है 149। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस टेस्ट में मिश्रित प्रश्न है, ठीक है, मिक्सअप मारा है। मॉडर्न हिस्ट्री से है पहला प्रश्न। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान 1881 में पहला कारखाना अधिनियम अपनाया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है क्या। इस अधिनियम के तहत 1885 में एक फैक्ट्री आयोग नियुक्त किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पहला कारखाना अधिनियम अपनाया गया था। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला करेक्ट है। इस अधिनियम के तहत 1885 में एक फैक्ट्री आयोग नियुक्त किया गया था। बी है इसका आंसर। तो वर्ष 1885 75 में देश के कारखानों में कार्यदशाओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, और इस समिति ने कुछ कानूनी प्रतिबंधों के रूप में कारखानों के लिए नियमों की सिफारिश की थी। लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, ना कि कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1881 में पहला कारखाना अधिनियम अपनाया गया। इस अधिनियम के तहत 1885 में यानी 4 वर्ष के बाद एक फैक्ट्री आयोग नियुक्त किया गया। तो पहला वाला गलत है क्योंकि रिपन है। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को भारत में। और 1891 में एक अन्य कारखाना अधिनियम लाया गया और 1892 में श्रम पर शाही आयोग नियुक्त किया गया। इन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप कारखानों में कार्य के घंटों को सीमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, होम रूल आंदोलन यह कनाडा के होम रूल लीग से प्रेरित था, और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की शुरुआत की तथा द हिंदू और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने भी एक होम रूल लीग की शुरुआत की, जो महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांतों के क्षेत्रों पर केंद्रित थी। कौन सा वाला करेक्ट है इसमें। पहला तो गलत है। एनी बेसेंट के द हिंदू केसरी थोड़ी है, तिलक के हैं तो, ठीक है। थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा केवल इसमें, तीसरा वाला सही है। तो आयरिश, कनाडा नहीं, आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर भारत में स्वशासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल लीग लाई गई थी। एनी बेसेंट ने अपने 2 समाचार पत्रों द कॉमनवेल और न्यू इंडिया के माध्यम से इस विचार को आगे बढ़ाया। ठीक है, मराठा केसरी तिलक के हैं वो, तो गलत हो गया पहला दूसरा स्टेटमेंट। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो तिलक ने पूना में 28 अप्रैल 1916 को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से इसे प्रसारित किया, और उन्होंने महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांत पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि एनी बेसेंट ने देश के शेष भागों में ध्यान केंद्रित किया। तो थर्ड वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में बहावी आंदोलन की विचारधारा को किसने लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया था। निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद अहमद खान या शाह अब्दुल अजीज तथा सवैयद अहमद बरेलवी। सैयद है, सैयद। निजामुद्दीन औलिया और चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती को हटा दीजिए, इसका आंसर बी है। ठीक है, शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद खान नहीं है। तो बहावी आंदोलन एक इस्लामिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य दार उल इस्लाम यानी इस्लाम की भूमि की स्थापना करना था। इसे शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी द्वारा भारत में लोकप्रिय बनाया गया। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, बहावी आंदोलन की बात करें तो एक पुनरुद्धार आंदोलन था, जिसने गैर इस्लामिक गतिविधियों को मिटाकर इस्लाम को शुद्ध करने का प्रयास किया। नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम किसे निर्दिष्ट करता है। क्या है गोपुरम। मंदिर के प्रवेश द्वार को। दो बार हो गया क्या।
चलिए, तो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम एक आयताकार चतुष्कोण है जिसका आकार कभी कभी चौकोर भी होता है और गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है। गोपुरम बौद्ध प्रवेश द्वार की उत्पत्ति से संबंधित हो सकता है, जैसे सांची तथा भरहुत स्तूप के तोरण द्वार। ठीक है, तोरण या द्वार। स्तूप के चबूतरे को मेधी कहते हैं और इस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ओसिरिस रेक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, ओसिरिस रेक्स मिशन जो है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु नासा का पहला मिशन है। ठीक है, और वर्ष 2016 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। 16 में किया गया था, 18 में, 16 में किया गया था, करेक्ट है ये। ठीक है, नासा का पहला मिशन है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह की यात्रा पर ओसिरिस रेक्स। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, मैंने पहले भी चर्चा की है इसमें ओसिरिस रेक्स पर टेस्ट सीरीज में। तो नासा के ओसिरिस रेक्स यानी अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह बेन्नू है, उसका नाम एस्टेरॉयड बेन्नू, से पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी 2 वर्षीय लंबी यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। और ओसिरिस रेक्स पृथ्वी के निकट मौजूद क्षुद्र ग्रह का दौरा कर उसकी सतह का सर्वेक्षण करने तथा उससे नमूना एकत्र करने हेतु भेजा गया नासा का प्रथम मिशन है। तो पहला वाला हो गया करेक्ट। देखिए, वर्ष 2016 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को बेन्नू एस्टेरॉयड यानी बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। दूसरा वाला जो करेक्ट है। अब देखिए, इस मिशन की जो अवधि है कुल 7 वर्ष की है। इसका कोई भी अंतिम परिणाम तब सामने आएगा जब यह अंतरिक्ष यान कम से कम 60 ग्राम नमूने लेकर पृथ्वी पर वापसी करेगा। कब तक? वर्ष 2023 में, यानी अगले साल को। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यह जो मिशन है अपोलो मिशन के बाद सबसे बड़ी मात्रा में खगोलीय सामग्री को पृथ्वी पर लाने में सक्षम है। और अपोलो नासा का एक कार्यक्रम था जिसके तहत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल 11 अंतरिक्ष उड़ानें भरी थी और चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। इस पर मूवी भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एस्टेरॉयड की बात हो रही है तो एस्टेरॉयड का हम बेसिक देख लेते हैं जिससे प्रश्न जुड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड है जो ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं? छोटे तो होते हैं, करेक्ट है। क्षुद्र ग्रह जो है मतलब एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पट्टी में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। इन्हें लघु ग्रह, लघु मतलब माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। नासा कहता है, नासा के अनुसार अब तक ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है? 9,34,383 है। और क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट या पट्टी में पाए जाते हैं। अनुमानतः इस बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन एस्टेरॉयड मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। दीपोर बील के सामने मणिपुर लिखा है, सुर सरोवर के सामने उत्तर प्रदेश, लोकटक झील के सामने असम, रुद्रसागर झील के सामने त्रिपुरा। इनमें से कौन से जो है सही सुमेलित हैं? दीपोर बील असम में है, दीपोर बील असम में है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश करेक्ट है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा करेक्ट है। लोकटक झील मणिपुर में है। तो एलिमिनेट करेंगे हम थर्ड और एक को। अब जहाँ एक है और थर्ड है उसको हटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 2 और 4 हो गया। तो दीपोर बील असम में, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, लोकटक मणिपुर, रुद्रसागर त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3-3 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण खातों की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, यानी सीएजी के द्वारा की जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण उन कंपनियों की जांच नहीं कर सकता जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। ऐसा है क्या? गलत है स्टेटमेंट ये वाला। ठीक है, पहला दूसरा सही है। थर्ड वाले को एलिमिनेट करो तो जरा। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन वर्ष 2018 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के तहत किया गया था। पहला वाला करेक्ट है।
और इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा की जाती है। दूसरा वाला करेक्ट है। और यह पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के रूप में नामित कंपनी और निकायों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित जांच कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ऐसी कंपनियां जिनकी प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, इसलिए गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आर्कटिक परिषद, भारत को इस परिषद में एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और यह परिषद आर्कटिक में संसाधनों के व्यावसायिक दोहन पर रोक लगाती है। रोक लगाती है क्या? इस परिषद में निर्णय स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति से होता है। पहले और तीसरे को पकड़िए। तो भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक है, चीन भी है। इस परिषद में निर्णय स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति से होता है, करेक्ट है। लेकिन यह परिषद आर्कटिक में संसाधनों के व्यावसायिक दोहन पर रोक नहीं लगाती। सेकंड को हटाइए तो जरा, 2 एलिमिनेट होंगे, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, परिषद जो है आर्कटिक में संसाधनों के व्यावसायिक दोहन या शोषण पर रोक नहीं लगाती, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी भारत जो है 2013 से आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक था और मार्च 2019 में इसे फिर से चुना गया। भारत के अलावा चीन हो गया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटली, जापान को भी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है इस परिषद में। पहला वाला करेक्ट हो जाता है। और यह एक औपचारिक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई नहीं है, ठीक है, और यह संसाधनों का आवंटन भी नहीं करता। आर्कटिक क्षेत्र के स्थानिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 संगठनों को भी परिषद में स्थायी प्रतिभागियों का दर्जा दिया गया है और सभी निर्णय जो है स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति से ही होते हैं। इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? अभी परसों 2-3 दिन पहले की टेस्ट सीरीज में तो चर्चा हुई थी इस पर, ठीक है। भारत की स्थिति में सुधार है और ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाने वाली एक एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। अब बौद्धिक संपदा सूचकांक है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन लगाकर गलत मत कर देना इसको, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में भारत ने अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा स्कोर में जो है 38.4% से 38.6% तक का सुधार किया है और इसके परिणाम स्वरूप भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में से 43वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है ये, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है, ये प्रश्न ये सिविल सर्विसेज में पूछ लिया जाता है साल दर साल। देखिए, वर्ष 2022 में यानी इस साल की बात हो रही है, अमेरिका जो है 95.4% स्कोर के साथ इस सूचकांक में टॉप पर है, शीर्ष स्थान पर है यूएस, और भारत है 43वें स्थान पर, ठीक है, 55 देशों में, और 55 देशों में अमेरिका है पहले स्थान पर। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।